चलो नेक्स्ट बात करेंगे आज नए चैप्टर पर, हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो देख लेते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव में हम दोनों चीजें सीखेंगे, एल्काइल हैलाइड भी सीखेंगे और एराइल हैलाइड भी सीखेंगे। मतलब एल्काइल हैलाइड मतलब एल्किल ग्रुप के साथ में हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में आपको क्या क्या चीजें पता है अगर जनरली बात करें तो एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं। एल्काइल हैलाइड देखो होता है मोनो हैलाइड, है ना, मोनो होता है, डाई होता है, ट्राई होता है और टेट्रा होता है। सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होगी कि मोनो होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा। अब मोनोहेलाइड कौन से होते हैं, अगर हम बात करें मोनोहेलाइड, तो मोनोहेलाइड कौन सा होता है जिसमें एक एक्स लगा होता है, सिंपल एक एक्स लगा होता है। क्लियर है। डाई हेलाइड का मतलब क्या होता है जिसमें दो एक्स लगे होते हैं। ठीक है, अब डाई हेलाइड में भी आपको पता होगा कि एक ही कार्ब एटम पर दो एक्स लगे होते हैं या फिर अड़ोस पड़ोस में दो एक्स लगे होते हैं, पता है ना अच्छी तरीके से। क्लियर है। फिर इसी में आपने एक चीज और सीखी होती है कि एक ही कार्ब एटम पर जो दो एक्स लगे होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैम के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये जैम होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द विशनल, विशनल होता है। फिर हमारे पास में कौन सा होता है, ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड का मतलब क्या होता है, एक ही कार्ब एटम पर तीन एक्स लगे होंगे। और फिर देन टेट्रा हैलाइड, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ट्राई हैलाइड में बड़ा अच्छा एग्जांपल है कौन सा, क्लोरोफॉर्म, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्लियर। और टेट्रा हैलाइड के बारे में बात करें तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसके बारे में डिस्कस होगा। तो ये तो हो गए हमारे पास में टाइप ऑफ हैलाइड जिसमें एल्के हैलाइड की बात करते हैं। अब इसी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन भी डिस्कस होती है जिसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। कौन सा होता है, प्राइमरी हैलाइड होता है, फिर कौन सा होता है सेकेंडरी हैलाइड होता है और फिर कौन सा होता है टर्शियरी हैलाइड होता है। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कार्बन एटम पर जो हैलोजन लगा होता है, यानी कार्बन एटम पर डिपेंड करता है कि ये प्राइमरी कार्बन एटम है तो प्राइमरी हैलाइड हो जाएगा। अगर कार्बन एटम सेकेंडरी होता है, अगर कार्बन एटम सेकेंडरी होता है तो क्या होता है, सेकेंडरी हैलाइड हो जाता है, जानते हो अच्छी तरीके से। और अगर हम बात करें कार्बन एटम कैसा होता है, टर्सरी होता है, तो टर्सरी हैलाइड होता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो प्राइमरी हैलाइड हो गया, सेकेंडरी हैलाइड हो गया एंड टर्सरी हैलाइड हो गया। क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक। सिंपल सी चीज है, बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, फटाफट थोड़ा नोट कर लें। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा एंड देन प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्सरी हैलाइड। तो जल्दी नोट करें। ठीक है भाई, चलिए कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास में मोनोहेलाइड है, अगर हम बात करते हैं मोनोहेलाइड, तो मोनोहेलाइड का मतलब आपको पता ही हो गया कि मोनोहेलाइड का मतलब एक हैलोजन लगा होता है। तो मोनोहेलाइड का जनरल फॉर्मूला कितना होगा अगर उसकी बात करते हैं तो ये होता है CnH2n + 1x। क्लियर, CnH2n + 1x। देखो जनरल फॉर्म अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन का कितना होता है, CnH2n + 2 होता है, नहीं होता है, उसमें से एक H डिस्प्लेस होगा और कौन आ जाएगा, एक X आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CnH2n + 1x हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये मोनोहेलाइड का होगा। अगर मुझे डाई हैलाइड का करना होगा जनरल फॉर्मूला, सोच लो क्या होगा, डाई हैलाइड का करना होगा तो क्या हो जाएगा, एक और हम H हटाएंगे, होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, CnH2nX2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे ट्राई हैलाइड का करना होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राई हैलाइड का बताओ क्या हो जाएगा, CnH2n - 1x3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एक और H हटाना पड़ेगा मुझे। टेट्रा हैलाइड का करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड की बात करेंगे, टेट्रा हैलाइड यहां पर कितना हो जाएगा, CnH2n - 2x4। क्लियर हो गया, ये हो जाएगा।
कोई डाउट यहां तक? तो डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, बस जनरल फॉर्मूला लगा लो, बस और कुछ नहीं है। जनरल फॉर्मूला लगा लो और जनरल फॉर्मूले से उसको सेट कर लो, ठीक है। तो ये जनरल सी कुछ बातें। तो यहां तक हमने कुछ बातें बता दी हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो यहाँ कौन कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात है चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। दो ही हो सकती है, होगी नहीं होगी? चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होंगी, इसके अलावा कोई दूसरी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। ना फंक्शनल होगी, ना मेटामेरिज्म होगी, ना टोटोमेरिज्म होगी, इस टाइप की कोई भी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया एग्जांपल CS3, CS2, CS2, CS2 एंड देन Cl। तो इसमें हमें बताना है ये जो है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है। तो कितने आइसोमर बनेंगे ये हमें बताना है। थोड़ा जल्दी से सॉल्व करें। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, तो एक तो अपने आप में यही हो गया जो रखा हुआ है, ये तो अपने आप में एक हो गया। तो CS3, CS2, 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 Cl, देखो एक तो ये आइसोमर हो जाएगा। सेकेंड आइसोमर की बात करें यहाँ पर CS3, CS2, देन CH, Cl, देन CS3, ये सेकेंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये सेकेंड हो गया। अब इसको इधर खिसका देंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक काम ये कर सकते हैं CS3, CH, CS3 यहाँ कर सकते हैं, देन CS2, Cl, एक ये भी काम किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया? नोट करना एक मिनट जरा। इसके बाद अगला कोई और बन सकता है क्या? इसके अलावा एक और बन सकता है, यहां पर अपन क्या कर दें, CS3 कर दें, C कर दें, CS3 यहाँ CS3 और यहाँ पर Cl, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पर कितने फॉर्म हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। ये तो एक छोटा सा पॉइंट था, बाकी तो आप समझ गए होंगे कैसे आइसोमेरिज्म को यहाँ डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख लो सबसे पहला पॉइंट, लोअर एल्किल हैलाइड, लोअर एल्किल हैलाइड आर गैस, halides are gas and higher are solid or liquid। पहला पॉइंट, higher are solid and liquid। देखा? जैसे कि अगर बात करते हैं CH3F, CH3Cl, ये कुछ NCERT के पॉइंट दिखा दे रहा हूं। CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl एंड C2H5F, ये जितने भी हैं ये सब के सब जो हैं वो गैस फेज में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पर ले लेता हूं, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लें। C2H5F आर सॉलिड और लिक्विड। सेकेंड पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्यों मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो वॉन डर वाल फोर्स लगता है, यानी कि वही कंडीशन है यहाँ पर, वॉन डर वाल फोर्स है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्स, उसी कारण से होता है।
अगर हम इसमें बात करें तो क्या होगा, आर आई, अगर हम अलग अलग हेलोजन की बात करें तो आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड जो होता है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट का होता है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, सरफेस एरिया की बात समझ में आ जाएगी। भाई प्राइमरी हैलाइड होगा तो सरफेस एरिया कैसा होगा, ज्यादा होगा। सेकेंडरी हैलाइड में क्या होगा, एज अ ब्रांच की तरह काम करेगा तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, टर्सरी में और कम होगा। तो ये सरफेस एरिया की बात कर दी। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट की डिस्कस की बात कर दें तो चौथा हम डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी अगर पूछी जाए तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। या नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ेगा, ऐसे भी कह सकते हो, तो डेंसिटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। नहीं, ठीक है, क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी अगर बढ़ रही है, अगर मैं यहां पर ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो आर आई का ऑर्डर जो होगा, आर आई सबसे ज्यादा होगा, फिर आर बी आर होगा, फिर आर सी एल होगा, फिर क्लियर है? चलो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, डायपोल मोमेंट। इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट। देखो डायपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई डी से। ई क्या होता है, चार्ज, और डी क्या होता है, डिस्टेंस, है ना। म्यू होता है डायपोल मोमेंट। और चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज डिफाइन करते हैं पोलैरिटी से। पोलैरिटी समझ रहे हो ना? जैसे कि मान लेते हैं आपके पास सी और यहां पर एक्स लगा हुआ है, तो एक्स अगर मो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो या नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये किसको डिफाइन करेगा, ई को। और साइज, इसके साइज के बेस पर क्या डिफाइन करेगा, डी डिस्टेंस डिफाइन करेगा। तो ई मल्टीप्लाई बाई डी होगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं बात करता हूं CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर जनरली आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगा, यानी CH3F की पोलैरिटी ज्यादा होगी, तो CH3Cl होगा। पोलैरिटी मतलब ई का मतलब, यानी इसका मतलब यहां से यहां की तरफ चलेंगे तो ई क्या होगा, डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा यहां होगी, फिर पोलैरिटी उससे कम यहां, फिर पोलैरिटी उससे कम, फिर उससे कम। ये बात समझ में आ गई? और डिस्टेंस की अगर बात करें, यहां से यहां की तरफ बात करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? साइज भी बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डी बढ़ेगा। तो एक का ई बड़ा होगा, एक का डी बड़ा होगा, है ना भाई। ई की अगर बात करें तो ई किसका बड़ा होगा, इसका, और डी बड़ा होगा इसका। और मल्टीप्लिकेशन होता है म्यू, दोनों ही मल्टीप्लाई करके म्यू बनते। तो यहां प्रॉब्लम आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की तरफ जाना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि CH3Cl जो होता है, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3F से। ये ध्यान रखना होगा। समझ में आ गई बात? ये है मेन पॉइंट। तो यहां लोग कंफ्यूज जाते हैं, यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली कौन पहले होगा। तो CH3Cl पहले होगा, फिर F होगा, फिर Br होगा, फिर I होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं एक और पॉइंट पर, सॉल्युबिलिटी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी, कि बेसिकली कौन, जो हमारा हैलाइड्स होते हैं वो सॉल्युबल किस में होते हैं। तो इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी में। देखिए सॉल्युबिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली C और X जो होता है, यानी कि हमारे पास में जो हैलोजन है ये पोलर होता है। ये तो आपको कंफर्म हो ही गया, पोलर C और X। मतलब मैंने आपको बताया था कि पोलर चीज पोलर में सॉल्युबल होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में सॉल्युबल होती है।
बोला है कि नहीं बोला है? तो दिमाग में अगर हम यहां पर बात करें C और X में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये बेसिकली कैसा हो गया, पोलर हो गया कि नहीं हो गया। तो पोलर जो होगा वो सॉल्युबल होगा पोलर में, और पोलर हमारा होता है वाटर। लेकिन आपको बता दें कि पोलर होने के बाद भी ये लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेस सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, और ये पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये जो होता है लेस सॉल्युबल होता है, किसमें? तो पॉइंट उठता है कि ऐसा क्यों होता है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आइए इसकी बात करते हैं। देखो जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास में CX है, ये पोलर है, और इसको आपने किस में डाल दिया, इसको आपने वाटर में डाल दिया। वाटर में डाला तो नेचुरल सी बात है, वाटर के साथ में कोई चीज तभी सॉल्युबल होगी जब वाटर और उसके बीच में बॉन्ड बन जाए, और वाटर और उसके बीच में बॉन्ड तब बनेगा जब वाटर और वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाए। अरे हाँ है ना भाई, वाटर और वाटर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद में इसके बीच में बॉन्ड बने, तभी तो कोई चीज सॉल्युबल होगी कि नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली यहां पर देखा गया है कि हाइड्रोजन जो होता है ये बहुत ही स्ट्रांग होता है कंपैरिजन टू जो इसके बीच में बॉन्ड बनने वाला है उससे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये स्ट्रांग होता है, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वॉन डर वाल्स फोर्स होगा, पोलैरिटी के थ्रू। ये कैसा बनेगा, तो एक चीज समझो कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए वो बहुत ही हाई होती है, ज्यादा होती है, क्लियर है। तो खर्चा हमारा ज्यादा हो जाता है, और रिजल्ट में क्या मिलता है इन दोनों के बीच में, अगर हम देखें तो यहां पर जो एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि अगर हम C और X और वाटर के बीच की बात करें, और यहां पर जो वॉन डर वाल्स फोर्स बन रहा है, तो आपको पता होगा नया जब भी बॉन्ड बनता है तो वहां पर एनर्जी निकलती है, वो लेस एनर्जी निकलती है। समझ में आ गई बात। तो यहां एनर्जी कैसे निकलती है, लेस एनर्जी। तो यहां एनर्जी कम निकलती है, यहां पर एनर्जी खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये कैसा होता है, लेस सॉल्युबल होता है। आगे बात समझ में। अब मोर सॉल्युबल होने की कंडीशन क्या है, समझ गए ना। मोर सॉल्युबल कब हो सकता है, मोर सॉल्युबल तब हो सकता है कि ये हमारा वीक हो जाए, यहाँ खर्चा कम हो और हमें ज्यादा एनर्जी मिले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये है पॉइंट। तो यहां पर ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है एसेशन रीजन का, कि ऐसा क्यों होता है कि पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। उसका रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग लगी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, तो यहां बैठ लेना, ये जगह तो मिल रही है यार, ये देखो जगह तो है यहाँ पे इस वाले बेंच में, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको काफी चीजें बता दी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन में मैं फटाफट यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि 99% जो रिएक्शंस हैं वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। रिएक्शन लिख रहा हूं, फटाफट नोट करो। प्रिपरेशन की बात करते हैं, एल्केलाइड की बात करते हैं। देखो रिएक्शंस मैंने ये सारी रिएक्शन आपको बता चुका हूं, ऐसी कोई नई रिएक्शन नहीं है। पहला अपन ने देखो यहां पर क्या किया था, हेलोजिनेशन किया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया था, याद आ गया होगा, ठीक है। ये एडिशन हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल याद आ रहा होगा। अगर हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर HBr इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्साइड लेते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद आ गया। PCl3 PbR3 के साथ रिएक्शन अपन ने करी ली थी, आया ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, आया ना, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर अपन ने OH को हटाया था। अच्छा यहाँ पर एक और भी चीज मैंने सिखाई थी
कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, 3 मोल, और 3 मोल ही यूज कर रहे, तो यहाँ पर एक और चीज बन रही थी, याद करो, H3PO4 की H3PO3, ओ भाई ROH हो गया, ROH हो गया, ROH हो गया, याद आया, किससे रिएक्शन कर रहे हैं, PCl3 से, तो यहाँ पर क्या लगाया, Cl, यहाँ क्या हो गया Cl, यहाँ क्या हो गया Cl, यहाँ क्या हो गया P, यही तो है। तो क्या बात की यहाँ पर, RCl प्लस यहाँ पर क्या हुआ, H3PO3, आया समझ में। इसी को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, दैट इज द C2, एक नया वर्ड होता है C2, C2 का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है C2, इसको बोलते हैं मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, इसको इसलिए बोलते हैं C2, SITU, ध्यान रखिएगा, SITU, C2, ठीक है, क्लियर, इसको हम C2 बोलते हैं। आगे देखो, तो यहां पर ये जो कंडीशन है H3PO, क्लियर है। अच्छा एक बात यहां पर मैं बता दूं, बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, वो भी समझ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं सपोज दैट हमें, जैसे मान लेते हैं हमें कोई हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि यार एक बात मुझे बताओ, PBr3 से RBr अच्छा बनेगा कि ROH प्लस इससे RBr अच्छा बनेगा, पॉइंट समझिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहा हूं मैं। जैसे कि हमने मान लेते हैं ROH है और यहां से PBr3, क्लियर है, यूज कर दिया गया, और ROH से P प्लस Br2 यूज किया गया, हालांकि दोनों से ही RBr का फॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, दोनों से ही RBr का फॉर्मेशन होगा, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो बेस्ट मेथड जो होता है वो ये होता है, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सचर C2 बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर मिक्सचर बन रहा है, क्लियर है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, केवल जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ज्यादा ज्यादा फॉर्म हो, तो इसलिए हम इसको बेस्ट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फास्फोरस प्लस हैलोजन, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं, पता होने चाहिए। तो बेस्ट मेथड ये होता है, क्यों, क्योंकि इसके साथ में बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसके साथ में बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। बोलो बच्चों, विदाउट यहां तक समझ में आ गया। अच्छा अगर और बात करें तो इससे बेस्ट ये भी देखो बेस्ट है, SOCl2 ही बेस्ट है, अगर मुझे RCl बनाना है, हाँ याद आ गया होगा डार्जन, और SOCl2 वाली दो कंडीशन थी, एक तो SOCl2 था और एक SOCl2 प्लस pyridine इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, याद आया कि नहीं है, एक था SN और एक था SNI, है ना, SN2 और SNI, कर लोगे, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। अब अगली रिएक्शन अगर लेते हैं तो ये है बोराडीन हंसडिकर रिएक्शन, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, ये याद रखनी पड़ेगी। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ सिल्वर का सॉल्ट होता है RCOAg प्लस Br2, Br के साथ कर लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो चलो इस रिएक्शन को भी देख लो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन सारी कर चुके हो आप लोग, यहाँ पर RCOAg हो गया प्लस Br2 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, क्या हो जाएगा, AgBr यहाँ से निकल जाएगा, RBr ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, RBr बनेगा, बोलो हाँ या ना, है ना, फिर क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, AgBr। याद करो इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होगा, अगर देखा जाए तो RCO माइनस और Ag प्लस, बोलो हाँ या ना, Ag अलग निकल गया, यहाँ क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, है ना, यहाँ पर CO2 निकल जाएगा, R फ्री रेडिकल प्लस CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ये बात समझ में आ गई, R फ्री रेडिकल प्लस CO2 यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो R रेडिकल प्लस CO2, और देन फिर ये Br के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तो इस तरह की रिएक्शन, तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है, अब नोट करो, अब देखो दो रिएक्शन है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किए, याद करो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन होती है ये,
इसको हम लोग बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है, ClBr I में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ RCl है, RBr है, तो हमें क्या बनाना है, RI हैलाइड। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन में हम लोग एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन यानी कि आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन में कौन सा हैलाइड बनाने के लिए यूज करते हैं, तो भैया आयोडाइड के लिए करते हैं। और स्वार्ट रिएक्शन भी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है, यहां पर Cl को हटाते हैं, F लगाते हैं, यहां पर RF बनाते हैं। तो फ्लोराइड का अगर प्रिपरेशन करना है तो स्वार्ट रिएक्शन यूज करना है, और आयोडाइड का प्रिपरेशन करना है तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन करना है। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। स्वार्ट रिएक्शन से फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है RF, और आयोडाइड का फॉर्मेशन करना है, RI का फॉर्मेशन करना है तो किससे करना है, फिंकल-स्टीन से करना है। समझ गए बात को? दोनों ही कैसे हैलाइड एक्सचेंज है, मतलब जो हैलोजन होता है वो हट जाएगा, दूसरा हैलोजन उसकी जगह पर लग जाएगा। तो बच्चों क्लियर हो गया, प्रिपरेशन समझ में आ गई है? यहां तक किसी कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? चलो ठीक है, अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन करेंगे आप, मैं रिएक्शन नोट कर रहा हूं, कंप्लीट आप करोगे, ठीक है? कंप्लीट आप करोगे। इसमें भी 99% रिएक्शन मैंने बता दिया, तो फटाफट नोट करो। सारी रिएक्शन आ चुकी है ना पहले भी, है ना? चलो देखते हैं। वाटर के साथ ROH, एल्कोहल एक्वस KOH है, पानी है मतलब ROH, है ना? Ag2O, याद करो, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट है, पानी है। AgOH मतलब Ag2O, या फिर कर दो, क्या कर दो इसको, AgOH, और AgOH करोगे तो क्या बनेगा, ROH। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे क्लियर है? और अगर मैं कहता हूं ड्राई कह देता हूं Ag2O, यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं यहां पर ड्राई Ag2O ले लूं तो क्या होगा, ड्राई Ag2O, तो फिर RX को ऐसे रखो, ऐसे रखो, यहां पर Ag2 या O, इसको निकाल दो, निकाल दिया इसको, और इसको निकालोगे तो क्या बनेगा, यहां पर ROR प्लस 2AgX, ईथर बन जाएगा। तो ड्राई Ag2O के साथ में ये कंडीशन है, और एक्वस के साथ में ये कंडीशन है। मॉइस्ट लिखा हो इसका मतलब पानी। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? चलो और देखो नेक्स्ट, एल्कोहलिक KOH। अरे याद करो, ओ इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर। एल्कोहलिक KOH क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। याद आ गया? ध्यान दो इधर। साइनाइड के साथ क्या होगा, RCN होगा, और साथ में RNC भी तो होगा। मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? बहुत बढ़िया। AgCN के साथ क्या होगा, RNC प्लस RCN, ये सब पढ़ा चुका हूं। यहां मेजर कौन होगा, RNC। आ रहा है समझ में? ठीक है। KNO2 याद करो, RONO। AgNO2, बहुत बढ़िया। विलियमसन सिंथेसिस बताया ना मैंने, ROR। पता है ना इसके बारे में कि नहीं पता? याद करो, विलियमसन सिंथेसिस के बारे में दो बातें बोली थी मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया मैंने आपको। ये मैंने आपको बोला है कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड होता है। समझ में आ गया? यानी कि यहां पर क्या होता है, RX, और यहां क्या होता है, RONA। सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी में, आप देखो इसमें क्वेश्चंस हैं ईथर में। RX RONA के साथ में रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये Na इस X के साथ निकल जाएगा, और यहां पर ROR बनेगा प्लस NaX बनेगा। ये प्रिपरेशन होती है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन होती है,
कंडीशन क्या, पहली चीज तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज द SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन होने के लिए इसका प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हैलाइड होना चाहिए। समझ में आ गया? इसका हैलाइड कैसा होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए। और इसका जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, SN2 में न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन होती है कि नहीं होती है, तो यहां पर इसका न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि ये टर्सरी हो जाए, तो ये बेस्ट मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दो चार तो अभी नींद ही नहीं खुली है, दो चार होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं भैया, नींद खोलो। SN2 रिएक्शन होता है, यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड होना चाहिए, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि SN2 रिएक्शन में दोनों की कंडीशन आती है, एल्केलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना बढ़िया काम करेगा, उतनी बढ़िया यहां पर SN2 रिएक्शन होगी, ईथर बनेगा। समझ रहे बात को? अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लेता हूं आपके पास में यहां पर एग्जांपल है CH3 CH2Cl, ये एग्जांपल लिया, यहां ले लिया मैंने CH3C CH3, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ले लिया मैंने ONA, यहां प्लस माइनस ले लिया। अब ये देखो कैसा हो गया, ये प्राइमरी हैलाइड हो गया, ये कैसा हो गया, टर्सरी हो गया, हो गया। इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन को शो करेगा, यहां से Cl को निकाल देगा, ये Cl यहां से Na के साथ निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3C, यहां पर CH3, यहां CH3, यहां पर OCH2CH3, ये बन जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि SN2। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको अल्टा पल्टी कर दूं, मतलब मैं यहां टर्सरी ले लूं, समझना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, और यहां पर मैं बताया ना मैंने, तो यहां पर अब एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए फिजिबल होती है, टर्सरी के लिए फिजिबल होती नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बन जाएगा, एक H यहां से निकलेगा, एक Cl यहां से निकलेगा, HCl यहां से बन जाएगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी यहां पर जो कंडीशन होगी वो CH3 देन डबल बॉन्ड CH2 देन CH3, ये एल्कीन बनेगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ये है कहानी। तो प्राइमरी टर्सरी ऐसे समझ लो, प्राइमरी हैलाइड प्लस टर्सरी ONA, SN2 ईथर, टर्सरी इधर कर दो, प्राइमरी ONA एल्कीन, ये कंडीशन इंटरचेंज कर दोगे तो समझ जाएगा। जल्दी नोट करें, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अरे हाँ है ना, SN2 हो जाएगा, क्या बनेगा, RNS2, यहां पर भी क्या होगा, प्लस माइनस, X हटा दो, NaX निकाल दो, HC ट्रिपल बॉन्ड Cr, अरे हो जाएगा बच्चों, और यहां क्या हो जाएगा, RMJ, ग्रिग्नार्ड रीजन जिसको बोलते हैं अपन लोग, है ये क्या है, नींद खोल, अभी सपने में है। हो गया पक्का? चलो अब बात करते हैं कुछ अदर रिएक्शन में। मैं कुछ रिएक्शन फिर लिख रहा हूं, चलिए। तो पहली कंडीशन में क्या होगा बच्चों, यहां क्या होगा, 2 Cl लग जाएगा, देखो ऐसे समझ लो, यहां पर CH3CH ऐसे याद रखो, यहां पर बॉन्ड तोड़ दो, यहां 2 Cl इधर रख दो, PCl3 इधर रख दो, समझ गए? समझ में आ रहा है? तो ऐसे याद रखो, CH3C, यहां पर Cl, यहां Cl, और ये क्या हो जाएगा H,
प्लस POCl3। समझ गए बच्चों? ट्राई कर लिया होगा, ऐसे बना लो। कीटोन की रिएक्शन PCl5 से करोगे सेम है, वही बन जाएगा। चलो ट्राई करो, यहां Cl यहां Cl, CH3 प्लस POCl3। SBr के साथ रिएक्शन बताई चुका हूं मैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, क्या बन जाएगा? एक बार पहले Br बन जाएगा, और दोबारा अगर बनाना चाहो तो दोबारा भी बना सकते हो, सेम कंडीशन पे लगेगा। यानी कि इसका मतलब है यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, देन C, Br, BrH। अरे हाँ है ना, BrH सेम ही होगा, एक ही कार्बोरेटर में दो बार लग जाएगा। जिसको ना समझ में आए पूछ लेना भाई। ये सारी रिएक्शन हो चुकी है, इसीलिए वहां मेहनत की थी मैंने, अब उसका फल यहां मिल रहा है कि नहीं है? तो यहां पर माथाफोड़ी अपन ज्यादा नहीं कर रहे, सीधे सीधे अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब इसमें क्या होगा, Br2 होगा, दोनों कार्बोरेटर में Br लग जाएगा, तो सिंपल। कोई बच्चों रिएक्शन ना आए पूछ लेना, कोई नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात थी। अब बताओ CH2H है, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, वही अल्कोहल वाली कंडीशन आ गई, क्या बन जाएगा? CH2Cl। जो ROH के साथ अपन ने रिएक्शन की थी वैसे यहां हो जाएगी। एक्वस सॉरी NaNH2, याद करो एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या निकालेगा बच्चों? HBr, और HBr दोनों तरफ से निकालेगा तो एल्काइन बन जाएगा। आ गया? अरे क्लियर है? यहां आ जाओ, एक्वस है, एक्वस पानी है, पानी है, Br को हटा देगा, OH लगा देगा, CH2OH, CH2OH। नहीं इतना वो नहीं बनेगा, ऐसा वाटर जो बनेगा साइक्लिक बहुत छोटा नहीं कार्बोरेटर में हो जाएगा, है ना? यहां बताओ यहां क्या कंडीशन होगी, यहां दो Br है, ये हट जाएंगे, दो OH आ जाएंगे, तो CH3 CHOH का होल 2, अब एक ही कार्बोरेटम पर दो OH, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाए, क्या बन जाएगा? CH3। आ गया समझ में? तो अपन ने बेसिकली क्या सीख रहे थे, अपन सीख रहे थे डाई हैलाइड, अपन क्या सीख रहे थे? डाई हैलाइड। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, चलो देखो देखो KCN है, सब्स्टिट्यूशन होगा, ClCl हटेगा, CH2 CH2 CN, क्लियर है? ये A हो गया। अब साइनाइड की हाइड्रोलिसिस याद करो, बताई हुई है मेरी, कि अगर हमारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड N है और मैं हाइड्रोलिसिस करना चाहता हूं तो यहां से बॉन्ड को तोड़ूंगा, 3 बार तोड़ दो, 3 बार तोड़ दो, 3 बॉन्ड है, 3 वाटर मॉलिक्यूल ले लो, कैसे? एक H एक OH, एक H एक OH, एक H एक OH, आ गया? तुम्हें प्रोडक्ट अपने आप दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? एक अमोनिया दिख जाएगा, और एक क्या दिख जाएगा? COH OH और OH। बच्चों समझ में आ रहा है? यहां से निकल गया वाटर, क्या निकल के आ जाएगा? COOH। अब समझ गए ना बात को, कहानी क्लियर हुई? तो इसका मतलब यहां पर हमने दोनों के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे? CH2COH देन CH2COH। अरे आया? और अब सुनो, यही तो बात समझानी थी। अब इसको हीट कर रहा हूं और अड़ोस पड़ोस कार्बोरेटम पर अगर एसिड है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या कहा मैंने? वाटर, हालांकि ये भी आएगा जिसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन वाली कंडीशन, अभी मैं आगे सिखाऊंगा, एसिड में भी सिखाऊंगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन लगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, कैसे निकालना है बच्चों? ये देख लो, देखो करने से ही होता है कि नहीं है? हाँ तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, तो ट्राई करो। यहां CH2, अब तुम सोचो कोई आगे ऊपर वाला कोई आए बता दे कि यहां क्या बनेगा, इतना इंतजार नहीं करना है, ट्राई करना है, क्लियर है? वाटर मॉलिक्यूल निकला यहां से, यानी कि ये बनेगा, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है कि नहीं है? याद है? ये बनेगा। अब देखो
दूसरी रिएक्शन ले लो, यहां दो Cl है, दो Cn हो जाएंगे यहां पर, यहां हो जाएगा CH3 CH देन Cn देन Cn। अब फिर हाइड्रोलिसिस कर लो, तो CH3 CH देन COH देन CH। अगर एक कार्बन एटम पर दो एसिड होता है तो फिर डिकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आगे भी आएगा, परेशान ना हो। ये भी एक मैंने यहां पर एक थोड़ा सा हल्का सा एक हिंट दे दिया है। हाँ, एक ही कार्बन एटम पर अगर दो एसिड ग्रुप हो, हीट करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो CH3 CH2। तो यहां पर बनेगा ये और यहां बनेगा ये है इसका, है बच्चों? हाँ, ये F है, ये F है, ये E है, ये D है, ये A है, ये B है, ठीक है। जो घर जाकर जब तक रिएक्शन आप कॉपी में नोट नहीं करोगे ना, जितनी मैं रिएक्शन लिखवाता हूं, घर में जाकर अगर आप एक बाकायदा उसको एक कागज पेन पे दोबारा नोट नहीं करोगे ना, तो आप ये मत समझना है कि तब तक आपको रिएक्शन आ जाएंगे। रिएक्शन याद करने का और सब सिंपल तरीका ये होता है कि जितनी रिएक्शन यहाँ क्लास में पढ़ी उतनी जाकर एक बार घर में लिख लो, अपने आप रिएक्शन आ जाएगी। और कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं आ सकती, सिंपल है। चलो आगे बात करते हैं, नोट कर लिया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म। अब आते हैं क्लोरोफॉर्म, तुम्हारे काम की चीज। क्योंकि आगे चल के डकैती चोरी उचक्की करोगे तो सुंघा के बेहोश करना पड़ेगा लूटने के लिए, तो इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गलती से इसका प्रयोग मत करना, बंद हो गया है यहाँ, है ना? तुरंत बेहोश नहीं, परमानेंट बेहोश हो जाता है इसमें। अगर थोड़ा सा भी परसेंटेज ऊपर नीचे हो गई तो आदमी गया। इसीलिए इसको हटा के इसकी जगह अब किसका यूज करते हैं? ईथर का यूज करते हैं, है ना? इससे नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं क्लोरोफॉर्म की बोतल ली और सुंघा दिया, सब फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो फिलहाल क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और इसमें कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिक हैं जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं, शायद आपने 12th में इसको पढ़ा भी होगा कि क्लोरोफॉर्म में सबसे पहली बात है क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो चलो बात करते हैं प्रिपरेशन, फटाफट चलो जरा थोड़ा सा नोट करो। प्रिपरेशन में सबसे पहला जो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करने का तरीका होता है वो ये होता है कि मेथेन ले लो, तो मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दें, तो मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कर दें सनलाइट मतलब HNU लाइट में, तो आप समझ रहे होंगे पहले क्या होगा, CH3Cl होगा, फिर CH2Cl2 होगा, फिर CHCl3 होगा। तो एक तो कंडीशन यहां पर होगी, CHCl3 की प्रिपरेशन हो जाएगी, दैट इज द क्लोरोफॉर्म, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी जो है वो है लैब मेथड, और ये है इंपॉर्टेंट, लैब मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते रहो मेरे साथ में, थोड़ा जल्दी नोट करें। लैब मेथड में क्या होता है, एथिल अल्कोहल लिया जाता है, CH3 CH2OH, या फिर एसीटोन CH3CO CH3, एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा जब मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। CH3 CH2OH और CH3CO CH3 की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन की जाती है, तब जाकर यहां पर क्लोरोफॉर्म बनता है। जल्दी नोट करें, एथिल अल्कोहल या फिर एसीटोन, इनकी रिएक्शन जब ब्लीचिंग पाउडर से करते हैं तब उस कंडीशन में क्लोरोफॉर्म बनता है। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो दिखाता हूं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों, CaOCl2 होता है, जानते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कलर कोड आता है, कलर
है ना, कलरलेस कर देता है। क्यों कर देता है, इसका भी रीजन है। क्यों करता है, देखो कारण क्या होता होगा। एक्चुअली में ये है ब्लीचिंग पाउडर, इसको पानी में डाल दो आप, और जब पानी में डालोगे तो यहां पर ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HOCl, हालांकि Cl2, पहले Cl2 बोल सकते हो आप इसको, पहले यहां Cl2 निकलता है, ठीक है। और ये जो Cl2 होता है ये वाटर के साथ में फिर से बना के HOCl बना देता है, और ये HOCl जो होता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। तो जो असली खेल करता है वो ये करता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डालते हैं तो डालने पर उस जगह पर नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, नवजात ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेसेंट मतलब नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। तो नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन जो होता है ये बेसिकली उसको ब्लीचिंग करता है, इसीलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं। अब इसी प्रॉपर्टी के कारण से हम इस कंडीशन पे अल्कोहल का यूज करते हैं या एसीटोन का यूज करते हैं। तो देखो क्या होता है, देखो अगर मान लेते हैं आपके सामने अल्कोहल ले रहे हैं, CH3CH2OH ले रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को। तो CH3CH2OH क्या है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल है तो यहां पर हमको क्या मिल गया, ये नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन के मैंने क्या बोला भाई, देखो दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो मैंने कहा ब्लीचिंग करना, अरे हाँ या ना, पता है नहीं कि पता है, ब्लीचिंग करेगा। मतलब अगर रंग में अगर कोई यौगिक है, कंपाउंड है जिसके अंदर कलर है, और अगर इसको आप डाल दो तो ये क्या करेगा, उसको कलरलेस कर देगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन भी तो करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन भी तो करता है। तो दो चीजें होती है, नेसेंट ऑक्सीजन दो काम कर सकता है, एक तो ब्लीचिंग करता है, दूसरी बात है ऑक्सीडेशन करता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, जो हमारे पास एथिल अल्कोहल होता है इसका होता है ऑक्सीडेशन, और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब भी करोगे एल्डिहाइड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप पे बनता है CH3CHO, सुनना, CH3, बात समझ में आ गई, एल्डिहाइड बनता है। अब आगे की कहानी सुनो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां पर CH3CHO जो लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर आपके पास में क्लोरीन भी तो है, ये है ना, ये क्लोरीन भी तो है, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करती है, किसके साथ, इसके साथ। और इसके साथ जब रिएक्शन करती है तो ये H, तीनों H को यहां से निकाल देती है। इसका मतलब है 3HCl यहां से निकल जाता है, तो यहां बच्चों बन के आता है Cl, Cl, Cl डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं क्लोरल, क्लोरल, क्लोरल्डिहाइड भी बोल सकते हो, क्लोरल भी बोल सकते हो, CCl3 CHO। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक। स्टेप में रिएक्शन है, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है, दो तीन स्टेप में रिएक्शन होती है। क्लोरल हाइड्रेट, हाँ वो पानी में डालोगे तब होगा। दो बातें समझ में आ गई, पहला ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, दूसरा क्लोरल समझ में आ गया। अब तीसरे स्टेप में रिएक्शन होती है, मतलब कैसे होती है, तीसरे स्टेप में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सुनना मेरी बात को, और ये जो हमारा क्लोरल है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरल। अब कैसे करते हैं वो देखो, यहां पर Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो, यहां Cl लगा लो, यहां C डबल बॉन्ड OH कर दो, प्लस एक और मॉलिक्यूल ले लो आप, यहां डबल बॉन्ड OC, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। Ca यहां O लिखा, यहां पर आपके पास में O लिखा, यहां H लिखा, यहां H लिखा। और अब एक काम करो,
ये ऐसे निकाल दो, ये ऐसे निकाल दो। समझ में आ गया? प्रोडक्ट दिख जाएगा अपने को। क्लियर है? दिख गया प्रोडक्ट? ये वाला पोर्शन क्या निकल गया? CH। और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहां पर? यहां बन गया CaHCOO का होल 2, कैल्शियम फॉर्मेट। आप देख लो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा बाई प्रोडक्ट बनता है। दैट इज अ कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है? ये होती है कहानी। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो यहां पर। ठीक है? क्लियर हो रहा है या तो कोई डाउट नहीं है? अच्छा, ये मैंने किसके साथ बोला है? ये मैंने बोला है आपके इसके साथ में, है ना? अब जरा इसके साथ भी वर्क कर लेते हैं। किसके साथ? इसके साथ भी देख लेते हैं। अगर ये हो जाए तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। देखो, ज्यादा नहीं कुछ करना है। अपने को क्या दिमाग में रखना है, देख लो। अपने को दिमाग में क्या रखना है, हमने यहां पर ये रिएक्शन देखो, रटना नहीं है। यहां पर हमने देखो ऑक्सीडेशन करके पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाया था। ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाया, फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन की। तो भाई यहां पर तो ऑलरेडी आपका कार्बोनिल कंपाउंड तो तैयार है। कौन सा? CH3COCH3। तो अपन डायरेक्ट क्लोरीन से रिएक्शन कर दें। हमें यहां पर भाई कीटोन का ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता, वो भी इससे बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए या तो KMnO4 वगैरह कुछ लाओ। तो यहां पर वही काम करना है। क्या? एक तरफ के हाइड्रोजन हटा दो, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3, ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, बन गया। और तुम्हारा काम यहीं पर खत्म हो गया। जो उधर सोच रहे थे वो देखो यही बन गया। बस यहां पर H की जगह CH3। अगर गौर से देखो, कंपेयर करो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, तो यहां पर क्या है बच्चों? H है, यहां क्या है? CH3। बस इतनी सी तो बात है यार। तो कहानी तो ऊपर की है वो। तो चलो वही बना लेते हैं। यहां Cl3 कर दे रहा हूं, यहां C डबल बॉन्ड O CH3 कर दे रहा हूं, यहां पर CH3 कर दे रहा हूं, यहां C डबल बॉन्ड O CCl3 कर दे रहा हूं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, ये लो, यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया। ठीक है, यहां पर हो जाएगा CHCl3 प्लस Ca CH3 COO का होल 2, कैल्शियम एसीटेट। तो ये है पूरी बात। तो वहां कैल्शियम फॉर्मेट था और यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन। क्लियर हो गया? चलो, अब एक दो बातें और समझ लेते हैं। क्लोरोफॉर्म की एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीधे सीधे आ जाती हैं। कि पहला क्वेश्चन ये आता है, बात नहीं, कि क्लोरोफॉर्म को हम लोग बंद बोतल में क्यों रखते हैं? ठीक है, या फिर एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते, या फिर कलर्ड बोतल में रखते हैं। मालूम है क्लोरोफॉर्म को कहां रखते हैं? याद करो, क्लोज्ड बोतल, बंद बोतल, याद है? बंद बोतल, ठीक है, खुली में नहीं रखते हैं, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते, सनलाइट के, हाँ वही तो ना, सनलाइट में प्रेजेंस में नहीं आने देते। समझ में आया नहीं है? तो कारण क्या है पता है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, बोलो, और क्या बन जाता है? COCl2, जिसको बोलते हैं फॉस्फेट।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉस्जीन COCl2, और COCl2 क्या होता है? पॉइजन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या होता है? पॉइजन। समझ में आ गया? इसलिए एक बार क्लोरोफॉर्म की बोतल अगर आपने ओपन कर दी, ठीक है, तो दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ओपन हो गई तो उसका यूज करो, देन उसके बाद वो बेकार हो जाता है, क्योंकि उसमें एयर जो गैप आएगा, इसीलिए ऊपर तक भरी जाती है क्लोरोफॉर्म की बोतलें। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की बोतलें जो ऊपर तक, ढक्कन के ऊपर, यानी एयर नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से, एयर टाइट होती थी, एयर नहीं जानी चाहिए। क्लियर? अब इसमें क्या करते, जब ये दिक्कत आने लगी तो इसको रिमूव करने के लिए फिर एक रास्ता अडॉप्ट किया गया। रास्ता ये किया गया कि मान लेते हैं सपोज अगर फॉस्जीन गैस बन जाए तो उसको कैसे खत्म किया जाए। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म के साथ में वहां पर एथिल अल्कोहल, क्या कहा मैंने? एथिल अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाती है। एथिल अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाती हैं। जैसे ये हमारे पास में क्लोरोफॉर्म, ये मतलब फॉस्जीन बन गया, इसमें एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद COC2H5, HOC2H5 ये डाल देते हैं। अब देखो क्या होता है, यहां से HCl निकल जाता है, यहां से HCl निकल जाता है। समझना मेरी बात को? एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद डाल दी जाती है, ये लिख ले रहे हो ना अपनी लाइन में वहां पे कि एथिल अल्कोहल की कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाती है, और वो जो एथिल अल्कोहल की जो ड्रॉप्स होती है, वो जो फॉस्जीन यहां बन रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डिस्ट्रॉय करके यहां पर OC2H5 बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट। डाई एथिल कार्बोनेट। समझ में आ गया? और ये होता है नॉन पॉइजनस। तो गलती से अगर कहीं पर फॉस्जीन बन भी जाए तो उसके अंदर पहले से एथिल अल्कोहल पड़ा होता है, पहले से ही एथिल अल्कोहल पड़ा होता है, तो वो क्या कर देता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर वापस से कर दी, वो तो जो बेकार हो गया सो बेकार हो गया, और ये तो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा। अब पॉइंट ये होता है कि बेसिकली क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो एक तो हमने बता दिया, बेहोश करने में, निपटाने में, है ना, और दूसरा होता है फ्रीऑन में। फ्रीऑन, तो नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीऑन, फ्रीऑन्स। तो बेसिकली यहां पर जो यूज किया जाता है, मतलब क्लोरोफॉर्म का बेसिकली जो यूज होता है फ्रीऑन में होता है, फ्रीऑन को बनाने में होता है। ठीक है, अब पॉइंट ये उठता है कि फ्रीऑन क्या होता है। फ्रीऑन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और हेलोजन होता है, मतलब क्लोरीन होता है, CF(X). ठीक है, तीनों होते हैं। तो बात करें फ्रीऑन में, तो फ्रीऑन में क्या हो गया? कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और देन हेलोजन होता है। अब फ्रीऑन में एक सिंपल सी बात होती है कि जो भी फ्रीऑन होता है, जैसे मालूम तो हो गई, फ्रीऑन ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है ना, याद है कि नहीं है? पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बेसिकली यहां पर एक छोटी सी बात है, वो समझ लो, ज्यादा कुछ इसके बारे में डिटेल में नहीं है ना, पर पढ़ना है एनसीईआरटी में जितना उतना ही पढ़ना है कि इसका फॉर्म क्या होता है, मतलब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कि कोई फ्रीऑन हमने आपको दे दिया तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखो तीन चीजें होती है, CBA ऐसे लिखते हैं, CBA, ये तीन वर्ड होते हैं, बात को समझो मुझे, CBA। ठीक है, C का मतलब होता है, C का मतलब कार्बन एटम से होता है। C का मतलब क्या होता है? कार्बन एटम। तो कार्बन एटम जितने भी होंगे उसको -1 कर दो। ठीक है, क्या कहा मैंने? कार्बन एटम जितने भी होंगे उसको क्या कर दो? -1 कर दो। B का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जितने भी होंगे उसमें +1 कर दो, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसमें +1 कर दो। समझ में आ गया?
और ए का मतलब होता है जितने भी फ्लोरीन है उसको लिख दो, अगर फ्लोरीन है तो लिख दो। अब इसमें क्लोरीन है तो काउंट ही नहीं करना है, ब्रोमीन है तो काउंटिंग नहीं करना है, मतलब दूसरा हेलोजन कोई होगा तो काउंट ही नहीं करना है। समझ में आ गया? तो CN(C-1) NH+1 NF। अब जैसे मैं मान लेता हूं आपके पास में लिखा है CFCl3, मान लेता हूं, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पहले आपके सामने रख दिया, CFCl3, ठीक है, CFCl3। अब CFCl3 में C कितना है? 1 है। देखना मेरी बात को, बहुत आराम से समझना, एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा। C के लिए C कितना है? 1, यहां 1 -1 इक्वल टू फ्लोरीन कितना हो गया? 1, क्लोरीन की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन यहां है नहीं, तो 0 + 1 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब फ्रीऑन कैसे लिख देंगे? फ्रीऑन पहले लिखेंगे 0, फिर हाइड्रोजन लिखेंगे 1 और फिर फ्लोरीन लिखेंगे 1। 0 1 0 1 1। आगे समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया होगा समझ में तेरे? नहीं आया ना? गुड। CBA, 3 चीजें ध्यान रख। पहले कार्बन को माइनस, जितने कार्बन है उसको -1 के बराबर, जितने हाइड्रोजन है उसको +1 जोड़ दे, फ्लोरीन में सीधा फ्लोरीन का नाम लिख दे। देखो एक और एग्जांपल देखता हूं, CF2Cl2। हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, बस इतना ध्यान रखना, CHF करके ध्यान रखो। कार्बन कितना है? 1 है तो 1 + 1 कर दो, सॉरी 1 - 1, हाँ 1 - 1 कर दो, 1 - 1। हाइड्रोजन नहीं है, 0 + 1 कर दो। फ्लोरीन है, 2 कर दिया। इसका हो गया फॉर्मूला फ्रीऑन 0 1 2। अब आ गया समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन जरूरी है, उसके अंदर हाइड्रोजन +1 करके लिखना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट, अगर मैं मान लेता हूं C2F2, ये ले लो C2F2Cl4, बताओ बच्चों। अब कार्बन कितना हो गया? 2 है या, तो 2 - 1 1 आ गया बच्चों। फ्लोरीन H कितना हो गया? H है नहीं, 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1। फ्लोरीन कितना हो गया? 2। ठीक है, क्लियर? तो यहां कितना हो जाएगा? फ्रीऑन 1 1 2। अरे आ गया समझ में? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ गए बात को? क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास में ये कंडीशन। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट का, लास्ट कौन सा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बन जाएगा? पता ही होगा, CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो जाएगा? CCl4। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका CCl4, ये हो जाएगा आपका CCl4। और किस लिए यूज करते हैं इसको? फायर, हाँ, इसका मतलब अपन क्या करते हैं उसको? बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। बहुत आग है। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? तो यहां पर आपका एल्किल हैलाइड वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट